हमारी आज की बहस का मुद्दा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में आई तबाही। सदियों से बने भगवान के मंदिर टूट रहे हैं, दशकों से बने इंसान के घर उजड़ रहे हैं, ऐतिहासिक शहरों का अस्तित्व खतरे में है। शिमला जैसा पुराना शहर ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। नदियों का पानी बुलडोजर बन चुका है, जहां जाता है बस्तियां उजाड़ देता है। सबके मन में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है जो पर्वत और नदियां इंसान की दुश्मन बन गई हैं। जवाब में कई थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो बातें जो आपके मन में भी है। सबके मन में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया और जो पर्वत और नदियां इंसान की दुश्मन बन गई हैं। जवाब में कई थ्योरीज हैं। पहाड़ पर बन रही सड़कें, पहाड़ तोड़ने में विस्फोट, नदियों में सड़क का निर्माण का जो मलबा है, पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है, उनकी गलत तरीके से कटाई, पहाड़ के नीचे लंबे सुरंग प्रोजेक्ट, पहाड़ी शहरों पर बढ़ती आबादी, पहाड़ में घर निर्माण की नई शैली, बिजली कारखाने, पर्यटन और पर्यटकों का बोझ, क्लाइमेट चेंज, टूटते ग्लेशियर, कम समय में ज्यादा बारिश, ज्यादा लैंडस्लाइड, क्या ये सब मिलकर पहाड़ों पर विनाश लीला रच रहे हैं? क्या इन्हीं की वजह से पहाड़ पर विनाश आ रहा है? वजह एक है या एक साथ सारी? लेकिन पहाड़ों और वहां के लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से मैदानों को उससे ज्यादा नुकसान होगा। सरकार से पूछो तो कहती है विकास ना करें तो क्या करें। अब सवाल यह भी है कि क्या यूपी के विकास का मॉडल उत्तराखंड और हिमाचल के विकास पर भी लागू होगा? हमारे पास इस बड़ी और भीषण खतरे के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक पैनल है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हम उस पैनल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक चेतावनी आपको सुनाना चाहते हैं जो इस देश और पूरी मानवता के लिए है। आप इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो साफ कहते हुए कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम सह नहीं पाएंगे। इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी चेतावनी है और इसीलिए हमने सोचा कि इस पर बात करना जरूरी है। हालांकि जब हमने इस देश की कुछ पार्टियों से बात की तो उन्होंने कहा कि क्या अब यही रह गया है तुम्हारे पास बात करने के लिए, कुछ और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन हम अडिग थे और हमने कहा कि आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। विकास के नाम पर क्या विनाश हो रहा है? क्या पहाड़ों पर विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है? अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ दरकने की खबरें आती हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, अत्याधिक बारिश और फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा रहता है। लेकिन इसकी असली वजह क्या हो सकती है, यह जानना बेहद जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी वजह पर्यावरणीय समस्या। क्या यह है, क्या ग्लोबल वार्मिंग इसकी समस्या है? इसके लिए जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का भी इन सब पर असर रहता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज इसका जिम्मेदार है? या जो सबसे बड़ी वजह है उस पर बात ही नहीं हो रही कि बढ़ती आबादी, बढ़ते टूरिस्ट पहाड़ों की विनाश लीला के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैनेजमेंट की कमी, खराब मैनेजमेंट, विजन की कमी इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार हैं। क्या ये सबसे बड़ी वजह है जिस पर बात नहीं हो रही है और यही असली वजह है क्या? क्योंकि देखिए, आप इसको पर्यावरणीय समस्या यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस का नाम दे दीजिए, आप इसको ग्लोबल वार्मिंग के पर्दे के पीछे छिप जाइए, क्लाइमेट चेंज जैसा वो सूट करने वाला एक नाम ढूंढ लीजिए, लेकिन असली वजह तो वही है ना जो यहां पर सामने दिख रही है। हमने इसीलिए आज तमाम एक्सपर्ट्स से आज हमने रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़े और वो जुड़े हैं। उनसे हमने बात की, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उनके एक्सपर्ट व्यूज में कौन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। देखिए, और जो सबसे पहला नाम हमारे सामने है वो इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर कलाचंद सेन का, डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको डॉक्टर आनंद शर्मा भी दिख रहे हैं। आनंद शर्मा साहब दिख रहे हैं, फॉर्मर एडिशनल डीजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट GOI, मतलब भारत सरकार के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कलाचंद, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सर, ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, आपने भी देखी होंगी और आपने जो तस्वीरें देखी, मैं तो आपसे एक सीधा सवाल लेता हूं सर डॉक्टर कलाचंद, पहाड़ों पर जो ये विनाश हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक बहुत ही अच्छा एंड पर्टिनेंट सवाल है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक कारण को हम जिम्मेदारी ठहरा नहीं सकता है। इसके प्राकृतिक जो पद्धति से हमारा हिमालय के थ्रू गुजर रहा है,
जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रहा है, सभी का सम्मिलित ये योग से हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों को मालूम है, जो पर्टिकुलरली हिमालयन स्टेट का बात करता है, जहाँ पर हिली स्टेशन, हिली टाउन है, वहाँ पर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, लैंडस्केप है, इसके साथ जो स्लोप, इसके जो ग्रेडियंट, इसके जो एलिवेशन, डायरेक्शन, लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर, रॉक स्ट्रेन, देन फॉरेस्ट कवर, बिल्ट अप एरिया, सभी चीज इस जगह का वहाँ पर स्लोप कितना स्टेबल है और वो स्लोप को अनस्टेबल करने के लिए क्या क्या हम लोग एंथ्रोपोजेनिक हो और नेचुरल प्रोसेस के हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के थ्रू हो, बहुत सारी चीजों से हो रहा है। और मेन वजह जो अभी भूस्खलन हम लोग देख रहे हैं, जो फ्लैश फ्लड देख रहे हैं, डेफिनेटली सभी लोगों को मालूम है अभी प्रेजेंट डे क्लाइमेट चेंज का वजह से, ग्लोबल वार्मिंग का वजह से जो भी हिमालयन रीजन में हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी हिमालय का स्टेट में आया है, एक है साउथ वेस्ट इंडियन समर मानसून, एक हिमालय की तरफ जा रहा है, दूसरा है ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी में जनरेट होकर के ईस्टर्न एशियन की तरफ आकर के इंडियन, नॉर्दर्न इंडिया में है। ठीक है डॉक्टर कलाचंद, एक सवाल मेरा इसमें है, आपने बहुत सारे कारण गिनाए जिसकी वजह से हिमालय में, हिमालयन रेंज में, जिसमें हिमाचल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, इसमें हम ये लैंडस्लाइड, इस तरह की प्राकृतिक आपदा देख रहे हैं। मैं आपसे एक दूसरा सवाल लेता हूं, आपकी स्टडी में इंसान कितना जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है एंड इसके ऊपर हम लोगों को जो स्टडी हो रहा है, हम लोग जो चीज कर रहे हैं, जो कुछ हरकतें जहाँ पर हिमालयन स्टेट में हो रहा है, जैसे वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पर्टिकुलरली कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस, जो अनसाइंटिफिक वे माइनिंग, ये सब चीज भी मैटर कर रहा है। मैं एक पर्टिकुलर फैक्टर को इसके जिम्मेदारी नहीं ठाड़ सकता है, नेचुरल प्रोसेस से भी हो रहा है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी हो रहा है। एंड ये जो आपका सवाल है, हम लोग कितना रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो क्लाइमेट चेंज का वजह से हो रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इतना वाटर वेपर लेके आ रहा है, हमारा इंडियन समर मानसून लेके जा रहा है, और वहां पर इतना बारिश एक साथ में कम समय में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज पैटर्न हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो इतना सारी पानी को एक साथ में वहां से फ्लैश आउट कर पाए, वो नहीं हो पा रहा। इसके वजह से हमारा जो हिली टाउन है, वो सब सरफेस में वाटर का पार्कुलेशन हो रहा है एंड वाटर पार्कुलेशन का वजह से जोन ऑफ वीकनेस डेवलप हो रहा है। एंड उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जितना सारी मिट्टी, जितना सारी बिल्डिंग, जितना सारी स्ट्रक्चर है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो स्लोप रीजन में ठहर नहीं पा रहा। तो इसके लिए फिर तो यहाँ पर एक सवाल उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने क्या इसको दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको भापा नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलाचंद सेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन हैं, आप बीजेपी से जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उत्तराखंड में तो खुद ये आपदा आई हुई है। तो भसीन साहब बताइए, सरकारें क्या कर रही हैं? और सरकारें जब मैं कह रहा हूं तो आपकी सरकार हो या किसी और पार्टी की, क्या इन सरकारों ने इन आपदाओं को रोकने के लिए वो कदम उठाए जो उठाए जाने चाहिए थे? तो मेरा निवेदन ये था कि जो हिमालय की वर्तमान समस्या है, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल शामिल हैं, उसको हमको जहाँ एक और प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं, चाहे भूमि के ऊपर की हो, चाहे नीचे की हो, चाहे क्लाइमेटिक चेंजेस हो, इसके रूप में देखना होगा। और साथ ही तो मानवीय हस्तक्षेप हुआ जिसके बारे में आपने विशेष तौर पर बात की है, उस पर नजर भी डालनी होगी। निश्चित तौर पर हिमालय के नया पहाड़ है, हमारे विशेषज्ञ मुझसे अच्छा जानते हैं, और नए पहाड़ में भी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। पहाड़ कच्चे भी हैं, इसलिए जरा सी भी जो स्थितियां बिगड़ती हैं उसमें लैंडस्लाइड, इस प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये भी मैं सहमत हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पर एक अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप हुआ, वो भी अपने आप में एक बड़ा भारी मुद्दा है। 1976 में एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें कही गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद 2004 में एक रिपोर्ट आई, तो किसने नहीं दिया भसीन साहब ध्यान? अब नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं राजनीति की बात करूंगा तो थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। अरे आप राजनेता हैं, आप तो बीजेपी के मेंबर हैं, आप नहीं राजनीतिक बात करेंगे तो और कौन करेगा? अभी देखिए अंशुल विजित है कांग्रेस से, वो भी कांग्रेस, अब कांग्रेस की बात करेंगे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको तो करनी चाहिए राजनीति की बात। मैं कहता हूँ आपसे बात, दोनों स्थितियों में कांग्रेस की सीधे तौर पर जिम्मेदारी रही है।
ना 1976 की रिपोर्ट पर ध्यान दिया इन्होंने, ना 2004 की रिपोर्ट में लोगों ने ध्यान दिया। हमारी वर्तमान में जो स्थितियां प्रदेश में हैं निश्चित तौर पर बहुत गंभीर हैं और यही कारण है कि इस समय हमारी धामी जी की सरकार ने तय किया है कि हम क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाएंगे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा। आप ये कह रहे हैं भसीन साहब एक लाइन में, अगर आज हिमाचल में घर गिर रहे हैं, अगर आज उत्तराखंड में सड़कें टूट जा रही हैं, अगर आज लोगों की जानें जा रही हैं, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये सीधे तौर पर कहना नहीं चाहता इस चीज को। कारण यह है कि एक लंबी कहानी है और हमको राजनीति से ऊपर उठ करके चर्चा। नहीं सर, राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी भी आप छोड़ देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप राजनीति कोई गंदी चीज थोड़ी ना है सर। राजनीति से इस देश की नीतियां बनती है, राजनीति करिए। लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा कि देश इस वक्त देश के एक हिमालयन रेंज के उन राज्यों में जो आपदा आई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैंने आपको दो उदाहरण दिए कि दोनों के दोनों उदाहरण जो हैं वो कांग्रेस के समय के हैं। अगर इस समय कार्रवाई कर ली गई होती तो आज जोशीमठ की स्थिति खराब हो रही होती, न अन्य प्रकार की स्थिति खराब हो रही थी। हमारी सरकार ने वर्तमान में उस पर काम कर रही है। हम कैरिंग कैपेसिटी के बारे में सर्वेक्षण कर रहे हैं और साथ ही हम जो नए क्षेत्र जो कि मसूरी और नैनीताल का दबाव बहुत बढ़ गया है उसको कम करने के लिए हम कुछ और सैटेलाइट स्टेशन अन्य स्थानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि वहां निर्माण हो और ये जो पूरी भीड़ है उसको एक स्थान पर एकत्र ना होने दिया जाए। तो हमारी सरकार पूरी तरह से चिंतित है और बहुत बेहतर हो कि जो है पुरानी जो गलतियां हैं वो हम लोग बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। हमने निश्चित तौर पर चीजों से सीखा है और आगे हम काम करेंगे। ठीक है, बताइए अंशुल। मोहसिन साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने दो स्थितियां उन्होंने बताई, दोनों पर ध्यान नहीं दिया। 50-60 लोग हिमाचल में इस सीजन में अभी तक की मौत उनकी खबर है, उत्तराखंड में मौतें हो रही हैं, सब आप जिम्मेदार हैं। नहीं, देखिए, बारिश का जो कहर है उसकी तो बहुत सारी बुनियादी वजह हैं जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। आपके जो एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे, मैंने उनकी बात भी कुछ सुनी। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से जो हो रहा है, सरकार को अपना जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है वो कबूल करनी होगी। भाई, इस बात की पुष्टि तो प्रधानमंत्री जी ने वो जो अविश्वास प्रस्ताव का उसके संबोधन में उन्होंने खुद कह दी थी कि पहाड़ी इलाकों में जितने ज्यादा रोड बनाए इस सरकार ने वो अप्रत्याशित है। पहले तो कभी इतने ज्यादा रोड बने नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी नहीं बताने की कोशिश की कि इतने ज्यादा रोड पहाड़ी क्षेत्र में बनाने का उसमें पर्यावरण पे क्या असर पड़ा। भाई, किस तरह से उन्होंने वो जो जमीन की स्थिरता का उन्होंने आकलन किया कि नहीं किया, जितने ज्यादा पेड़ जो वहां पर गिरे उनका हिसाब लिया कि नहीं लिया। भाई, आप 4 धाम ऐसी नीति बनाएंगे, आप 2 कैरेज हाईवेज अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो पर्यावरण पे नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब यही एक उदाहरण नहीं है, इनके कई उदाहरण हैं जहां पर उन्हें जो पर्यावरण है उनकी नीतियां बनाने क्या उनके खिलाफ उन्होंने काम करने की। फिर तो यही बात हुई कि आप अपनी टोपी ट्रांसफर करते रहिए दूसरे पर। वो बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाएं, कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाएं और स्थिति क्या है सामने दिख रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल हम लेके आए। भाई, जितने पर्यावरण के नियम थे हम लेकर आए। आप 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है, जो वन संरक्षक जो अधिनियम हम लेके आए, उसमें संशोधन किया। अंशुल, आप ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की हिमाचल की सरकार में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा? अंशुल ये कह रहे हैं कि क्या वहां पर ब्रिज नहीं बन रहे? अंशुल ये कह रहे हैं कि हिमाचल में क्या सड़कें नहीं बन रही? आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि यातायात की जरूरत है। अब यातायात की जरूरत है, अब यातायात की जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुनिए ना गौरव भाई, मेरी बात तो सुनिए। पहाड़ के यातायात की जरूरत क्या मैदान के यातायात की जो जरूरतें उनसे कंपेयर की जा सकती है? और क्या यातायात जो मैदान में चल रहा है वो साधन आप पहाड़ पर ले जाना चाहते हैं? वही तो प्रधानमंत्री से आप क्यों नहीं पूछते वो सवाल? उन्होंने तो संसद में यही कहा था। प्रधानमंत्री मेरे साथ होते तो मैं पूछ लेता, लेकिन अभी आप और भसीन साहब है और मैं दोनों से यही सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी हिमाचल में सरकार है, उनकी उत्तराखंड में सरकार है। मौका दीजिए, मुझे पता है इनकी सारी नीतियां क्या है, मैं एक के बाद एक गिना दूंगा उनको। देखिए, अगर कोई भी सरकार अपने पर्यावरण को महफूज नहीं रखती तो वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, कोई भी सरकार हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आप ये बताइए, मैं सरकार की नीतियों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। कुछ नीतियां हम लेके आए, हम कह रहे हैं कि संरक्षण होना चाहिए जंगलों का, हमारे जो वन है उनका, पहाड़ों का। लेकिन आप उनमें संशोधन करेंगे और फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में जो अमेंडमेंट लाए हैं, जो संशोधन लाए हैं, उससे सारे जंगल आपके कट जाएंगे। अच्छा अंशुल सुनिए, आपने अपना पक्ष रख दिया। भसीन साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन भसीन साहब के पास जाऊं और हमारे साथ देखिए यहाँ पर एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हाल के
कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, जिसमें आपकी पार्टी की भी सरकार रही, उनकी पार्टी की भी सरकार रही, कैसे सड़कें बनी हैं, फिर कैसे सुरंगें बनी हैं, फिर कैसे लैंडस्लाइड की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ये विजन मैं यहां पर रखना चाहता हूं हमारे दर्शकों के सामने, वो खुद कोरिलेट कर लेंगे कि किसकी सरकार में को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी पद्धति नहीं जिसमें बता सकूं कि इस सरकार की वजह से ये हुआ। हां, मैं ये बता सकता हूं कि इस समय इनकी सरकार थी और ये हुआ। दिखाइए, पहले सड़कें दिखा देते हैं, किस तरह से सड़कें यहां पर हैं। पहले आप देख लीजिए यहां पर किस तरह से सड़कें बनी हैं, फिर किस तरह से सुरंगें बनी हैं, किस तरह से वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। पहले ये देखिए, अभी 2014 तक 2196 नेशनल हाईवे थे। हिमाचल की बात करें, 10 साल में वहां पर अब 6,954 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो चुके हैं। यानी 10 सालों में, 9-10 सालों में किस तरह से यहां पर सड़कों का जाल बिछाया गया हिमाचल में, आप देख सकते हैं। अब आइए जरा सुरंगों की बात कर लेते हैं, सुरंगें दिखाइए। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की बात करते हैं। यह सड़क परिवहन मंत्रालय का डेटा है। 66 सुरंगें उत्तराखंड में हैं और बनाने की योजना है, 18 वहां पर चल रही हैं। 66 बनाने की योजना है, 18 संचालित है। अगर यहां पर देखें तो यहां पर हिमाचल में एक बड़ी सुरंग चल रही है और वहां पर करीब 19 हिमाचल में सुरंगें बनाने की योजना है। अब इसको और अच्छे तरीके से यहां पर देखें, लैंडस्लाइड का अगर आपके सामने यहां पर हम डेटा रखें, लैंडस्लाइड की वहां कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो वो जरा हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। दिखाइए पीसीआर, हिमाचल में दरकते पहाड़, ये देखिए लैंडस्लाइड की घटनाएं आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आप 2020 में 16 लैंडस्लाइड की घटनाएं रिपोर्ट की गई, 2021 में 100 घटनाएं रिपोर्ट की गई, 2022 में बढ़कर 117 हो गई हैं। और अभी की बात करें, जो अभी इस वक्त हमारे पास जो डेटा है हिमाचल सरकार का, कम से कम वहां पर 170 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। 9,000 से ज्यादा वहां पर घरों को नुकसान पहुंच चुका है, अभी जो इस मॉनसून सीजन की मैं बात कर रहा हूं। अब इसको किससे जोड़ें? यहां पर मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा। आप समझते हैं चीजों को कि कैसे मौसम काम करता है, आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, आप समझते हैं कि कैसे वो होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए चेतावनी कितनी बड़ी है, इसरो का सर्वे क्या कहता है, ये आप देख लीजिए। फिर चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। ये देखिए ग्लेशियर किस तरह से झीलों का, ये देखिए ग्लेशियर पर और झीलों पर अध्ययन किया गया। 935 ग्लेशियर और झीलों के टूटने का खतरा है, यह सर्वे कहता है। उत्तराखंड जैसी त्रासदी की आशंका, यानी जो केदारनाथ में त्रासदी आई थी उसकी आशंका बताई जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है 17,120 जगहों पर लैंडस्लाइड की संभावना है। 2,559 सिरमौर में, चंबा में 2,389, अगर लाहौल स्पीति की बात करें 2,295, कांगड़ा 1,779 और शिमला में 1,357 जगह ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड हो सकती है, यह सर्वे कहता है। अब सवाल यह है कि यह रोका जा सकता है क्या कोई तरीका ऐसा है हमारी सरकारों के पास जो इसको रोक सकते हैं? राजनीति होगी, राजनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही देश में नीतियां बनती हैं। लेकिन आनंद शर्मा साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मुझे बताइए आप इसको किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए ये सीधा केस है पुअर गवर्नेंस का। हमें विकास चाहिए, पर विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए, ना कि विकास ऐसा हो जो खुद विनाश बन जाए। आज हम टूरिज्म अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं, पहाड़ों में सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ सड़कें बननी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भुरभुरे पहाड़ हैं, जहाँ उनको डायनामाइट लगाएंगे, सुरंगें बनाएंगे तो वो गिर जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, आप पूरा जियोलॉजिकल सर्वे करवाइए और देखिए कि ये जगह यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे मतलब बिल्डिंग बननी है, यहाँ सड़क बनेगी या हाइडल पावर बनेगा कि नहीं बनेगा। आप ये कह रहे हैं शर्मा साहब कि यहाँ पर बहुत अवैज्ञानिक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जगहों पे ऐसा दिखेगी आपको कि एक तो ऐसी जगहों पे हो रहा है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, डूब का क्षेत्र है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पेड़ों की कटाई करके फिर पहाड़ों की ढलान इतनी ज़्यादा काट दिए गए हैं उनको कि यदि आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लैंडस्लाइड होना ही होना है। तो वो उसको क्यों नहीं ऐसी संस्थाएं जो उनको देखती हैं और चेक करती हैं। और आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है, हमारे पास नॉलेज है। बहुत बड़ी बात कही आपने। मेरे साथ देखिए यहाँ पर पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी जुड़ चुके हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। सर आपका भी बहुत स्वागत है, लेकिन मैं जरा दिखा देता हूं दर्शकों को कि कैसे पहाड़ों पर पर्यटकों का बोझ बढ़ता जा रहा है। और वो पहाड़ किसी के भी हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे हिमाचल के हों, वहां पर लगातार पर्यटकों का बोझ बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का डेटा देखिए, 2018 में 89 लाख पर्यटक आए थे, 2019 में ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गए यहां पर बढ़कर। कोरोना जब आया तो पर्यटकों की तादाद घटकर 20 लाख के आसपास जाती है, दोनों साल में 20-21 में, लेकिन फिर बढ़ते हुए ये
प्री कोरोना लेवल पर जा रहे हैं और 2023 का डेटा अभी हमारे पास नहीं है। 2023 में यह संख्या और बढ़ सकती है। अब उत्तराखंड की बात जल्दी से कर लेते हैं। उत्तराखंड में तो और भी ज्यादा यहां पर नंबर शूट कर गया है। 2018 में 3.7 करोड़, 2019 में ऑलमोस्ट 4 करोड़, 2020 में ये नंबर घट गए क्योंकि कोरोना में ट्रैवल बैन था, 2021 में भी ये लगभग 3 करोड़ के आसपास, और 2022 में 5 करोड़ 35 लाख पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। अब आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद संभालने के लिए क्या हमारे पहाड़ तैयार हैं? जोशी सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये भी दिखा देता हूं कि कैसे इन पहाड़ों पर इन टूरिस्ट के वेलकम के लिए लगातार होटल बढ़ाए जा रहे हैं। गेस्ट हाउसेस की बाढ़ सी आ गई है। ये देखिए, एक मनाली जो बहुत मशहूर हिल स्टेशन है, आप में से कई लोग वहां गए भी होंगे, उसका आप एक डेटा देख लीजिए। 1980 में यहां पर 10 होटल और गेस्ट हाउस थे, 1994 में 300 हो गए, 2009 में 800 हो गए, और 2022 की बात करें तो 2500, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो फिर मैं यही सवाल लेकर आता हूं जोशी सर, आपके पास आता हूं। सर, आप बताइए मुझे, आपने तो बहुत काम किया इस पे, ये जो आज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ बातें हमें बड़ा गहराई से समझनी चाहिए। पहली बड़ी बात तो यह है कि अब ये घटनाएं अगर कुछ भी करते रहे तब भी ये रुकने वाली नहीं है। उसका बड़ा कारण यह है कि पूरे विश्व में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, जो हिमालय की होने वाली जो बारिशें हैं और जो ताबड़तोड़ पिछले 10 साल से ये ज्यादा नोट किया गया हुआ है, उसका कारण था क्योंकि विश्व भर का जो तापक्रम था उसकी बड़ी मार अगर कहीं पड़ी तो हिमालय के ऊपर पड़ी। दूसरी बड़ी बात, और ये आईपीसीसी की जो एक इंटरनेशनल पैनल फॉर नॉन गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज किया है, उसने साफ कहा कि जो पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है उसकी पहली और बड़ी मार पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ेगी। उसका बड़ा सरल कारण होता है क्योंकि पूरी पृथ्वी में 2/3 समुद्र है, और अगर पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता हो तो ये 2/3 समुद्र में एवोपरेशन होंगे ही होंगे, वाष्पोत्सर्जन होगा ही होगा, और बारिशों का दौर और नहीं। लेकिन जोशी सर, क्या जो आप ये बातें कर रहे हैं, इसके अलावा जो वहां पर बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत तेजी से हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से सुरंगें खोदी जा रही हैं, ये कितनी जिम्मेदार है? वो जो होने वाला है और ये लगातार होगा, इससे अब हमें ये मैच कर लेना चाहिए कि हमारी तीव्रता कितनी एग्रेसिव डेवलपमेंट की हमारी स्ट्रैटेजी हो। और ये मुझे लगता है कि अगर आज हमने इसे बेहतर समझ के साथ नहीं गए, क्योंकि 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो सरकारों को ये चाहिए कि वो चिन्हित कर लें कि कौन से वो स्थान है, जैसे आनंद जी ने कहा, कि जो बहुत सेंसिटिव है, और दूसरा बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे बीच में ये क्लाइमेट और ये जो फ्लैश फ्लड्स आ रहा है, इसके आने वाले समय में और दुष्परिणाम होंगे। सड़कें, यातायात के तौर तरीके, पहले भी सड़कें बनती थी, कुदाल से बनती थी, फावड़े से बनती थी। आज हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में दुर्भाग्य से जेसीबी और ये सब चीजों के कारण कि वो जो सड़क 1 महीने में 5 किलोमीटर बननी चाहिए, वो 1 महीने में 50 किलोमीटर अगर बनेगी तो यही हश्र होगा। नहीं, मेरे पास तो बल्कि एक एफआईआर भी है, और वो एफआईआर करवाई है शिमला के पूर्व डेप्यूटी मेयर ने, और वो ग्राफिक्स भी पीछे अगर रेडी हो तो मुझे दीजिएगा। उस एफआईआर में बहुत अलार्मिंग बातें कही गई हैं, और हम जोड़ रहे हैं उनको, कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएं। टिकेंद्र सिंह पवार साहब हैं, शिमला के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं। इन्होंने NHAI और एक और कंपनी पर बाकायदा 27 जुलाई को एफआईआर करवाई, और उस एफआईआर में क्या कहा गया आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये सवाल बार बार उठता है कि पहाड़ों पर इतनी तेजी से अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा कंस्ट्रक्शन ही क्या उसके विनाश का जिम्मेदार है? अब आप देखिए इस एफआईआर में क्या कहा गया। बारिश में सोलन परवाणु के बीच एक 4 लेन सड़क धंस जाती है, और जब वो सड़क धंसती है तो कई घरों तक उसका मलबा पहुंचता है। 27 जुलाई को NHAI और उसकी एक सहयोगी कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर की जाती है सोलन में। शिमला के पूर्व डेप्यूटी मेयर ने यह एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में कहा क्या गया है, यह बहुत अहम है। एफआईआर में आरोप जो लगाए गए हैं उनको देखिए। सबसे बड़ा आरोप, पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है, वर्टिकली काट दिया जा रहा है जबकि स्लोप में काटा जाना चाहिए। एक ही आरोप लगाया गया। दूसरा, निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहां पर नॉट कंसल्टेड द जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी जियोलॉजिकल जो भूगर्भ विज्ञानी है उनकी सलाह नहीं ली गई पहाड़ों को काटने में या निर्माण में। जियोलॉजिकल विभाग से सलाह नहीं ली जा रही है, और इसी वजह से लगातार जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे हमारे जान माल पर बन आई है। अब
सवाल यह है कि इस एफआईआर को अगर दर्ज किया गया है तो इसका मतलब है इस पर आप जांच होगी, इसका मतलब है इस पर काम होगा। ये जो कारण है भसीन साहब जो इसमें बताए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, मानते हैं कि आरोप सही हैं? ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं ये ऐसे बिना किसी वैज्ञानिक तरीके के जिस तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, ये इस आपदा को बुला रही हैं, इस आपदा को आमंत्रण दे रही हैं। पहली बात है कि ब्लास्टिंग का उत्तराखंड के अंदर प्रतिबंध है। अब जो मशीनों से कटान किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों का, चाहे वो सुरंगों का हो चाहे कैसा हो, नहीं, उत्तराखंड से आप बच नहीं सकते, आपको उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल पर भी बोलना पड़ेगा, दोनों पे बोलिए आप। देखिए, बात एक ही है, हमारे प्रदेश में प्रतिबंध है, इसकी जानकारी मुझे है कि हमारे यहाँ ब्लास्टिंग अलाउड नहीं है और हम मशीनों से ही जो है सुरंगें बनाते हैं और उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का हम पालन करते हैं और जितनी हमारी योजनाएं हैं पर्यावरण संबंधी तो हम पहले केंद्र से उसकी अनुमति लेते हैं। ये एजेंसी तो केंद्र की है भसीन साहब, एनएचएआई तो किसी राज्य की एजेंसी नहीं है और केंद्र की एजेंसी पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। केंद्र की एजेंसी गलत तरीके से काम कर रही है, केंद्र की एजेंसी वहां पर वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये आरोप इस एफआईआर में लगाए गए। ये उन्होंने आरोप लगाया है ना। मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ जरा उस पर गौरव जी ध्यान आपका चाहूंगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है ये वाला, उत्तराखंड का हो चाहे हिमाचल का हो, ये सीमांत क्षेत्र है और देश की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। हमें सेना की सुविधा के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं करनी है निश्चित तौर पर, जिसके पहले कांग्रेस के समय में पूरी तरह अनदेखी की गई थी। उन्होंने कभी भी सीमांत क्षेत्रों की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब हमारी सरकार उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर के इस बात के लिए नहीं, एक मिनट भसीन साहब, सीमांत क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, आप दीजिए ध्यान, लेकिन कोई बैलेंसिंग होगी ना, कोई बैलेंसिंग एक्ट होगा। आप क्या लोगों के जान माल की उस पर तो नहीं कर सकते ना? और क्या ये सारा कंस्ट्रक्शन केवल सीमांत क्षेत्रों पर तक सेना को पहुंचाने के लिए हो रहा है? नहीं, दोनों बातें शामिल है। इसके अंदर क्षेत्र का विकास भी शामिल है। उत्तराखंड एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी दरकार है, उसके लिए भी हमको चाहिए। और हमने जो बताया भी आपसे, मैंने रखा भी आपके सामने बात को, कि हम जो भीड़ वाला पर्यटन है उसको स्कैटर करना चाहते हैं, उसे विकेंद्रीकृत करना चाहते हैं और वर्तमान में मध्यम कर रहे हैं। लगता नहीं है अभिजीत, मैं अंशुल के पास जाऊंगा, लगता नहीं अंशुल, हर राज्य में जब भी विकास के पैमाने, ग्रोथ के पैमाने बताए जाते हैं और खासकर पहाड़ी राज्यों में जो टूरिस्ट स्टेट्स हैं उनमें बड़े फख्र से कहा जाता है, देखिए इस साल हमारे यहाँ इतने टूरिस्ट आए, देखिए इतने करोड़ लोगों की वृद्धि हो गई, ये ग्रोथ है हमारे यहाँ टूरिज्म में। तो टूरिज्म को तो एक यहाँ मेडल माना जाता है, लेकिन कभी क्या ये हमने सोचा कि इस टूरिज्म की वजह से इस पहाड़ पर क्या आफत आ रही है? वो विजन नहीं है हमारी सरकारों में। अंशुल? नहीं, बिल्कुल विजन तो इस वक्त है नहीं। देखिए, आपको अगर दोषी समझना है कोई और सरकार को तो जरूर आलोचना कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो इतिहास करेगा। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण का सवाल है, यहाँ पर लोगों की जानों का सवाल है, इसलिए ये मुद्दा कुछ और ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सरकार की कुछ नीतियों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, इससे सरकार कहीं भाग नहीं सकती। कांग्रेस सरकार थी तो वो ऐसे अधिनियम लाए जिसमें संरक्षण हम कर सके, जिससे हम यहाँ पर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, हर तरह के यहाँ पर नियम लाए। आप ये सरकार देखिए कि ये तरह के किस तरह के अधिनियम लाए जिससे यहाँ पर पर्यावरण महफूज रखे, बल्कि इन्होंने तो बिगाड़ा है। 4 धाम जो एक प्रोजेक्ट, तो क्या आपकी 70 साल की मेहनत ने इन लोगों ने क्या केवल 9 साल में बर्बाद कर दिया, आप ये कह रहे हैं? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। 2 मिनट लगते हैं भाई कुछ विनाश में। फ्लैश फ्लड ये नहीं देखता कि भाई देखो सालों तक तो ठीक था, अब बिल्कुल विनाश हो जाएगा, एक विनाश लीला चलेगी जैसा आपने शब्द प्रयोग किया, ये नहीं देखता कोई। लैंडस्लाइड ये नहीं देखता कि कितने सालों से। तो ये बस्तियां जो नदी के रास्ते में 9 साल में तो नहीं बनी ना अंशुल? विनाश हो जाएगा। अंशुल, ये जो नदी के रास्ते में घर बन गए, ये जो बस्तियां बन गई, ये 9 साल में बने? नहीं, मैं कह रहा हूं ये जो पेड़ कट गए 9 साल में कट गए। मैंने तो स्वीकार किया है कि अगर कोई भी सरकार जिम्मेदार है तो जरूर आलोचना कीजिए, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान उन पे आकर्षित करना चाहता हूं। स्थिति आलोचना करने से आगे निकल गई है अंशुल, लोग मर रहे हैं, लोगों के खून पसीने के कमाई से बनाए गए घर टूट रहे हैं, नदियां बुलडोजर बन गई हैं, घरों में मलबा ऐसे लाके डाल दे रही हैं, बच्चे बूढ़े जवान कोई नहीं बच रहा है, और आप आलोचना की बात कर रहे हैं। अब एक्ट करने का सब मौका है सर, आलोचना से बात आगे निकल गई है। आप रोकिए ना, आप 4 धाम, ये जो आपकी जो नीतियां हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे रोक लगाइए ना। शिमला से इस वक्त पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार साहब जुड़ चुके हैं, और टिकेंद्र वही हैं जिन्होंने ये एफआईआर जो मेरे हाथ में है ये एनएचएआई पे करवाई है।
टिकैत साहब, आपने क्यों करवाई NHAI पे FIR? क्या दिक्कत थी आपको? मुझे दिक्कत तो बहुत थी और औरों को भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ को पूरा छलनी कर दिया। और जिस तरह से वो पहाड़ काट रहे हैं, दरअसल पहाड़ में जो पहाड़ी आदमी रहते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ को कभी भी वर्टिकली नहीं काटा जाता है, उसको टेरेस में और स्लोप्स में काटा जाता है। और उसमें ना जो हमारे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो ये तय करता है कहाँ पानी है कहाँ पत्थर है, उस हिसाब से पहाड़ में रोड बनाने की कला है। और ये रोड हम 1950-60 से बना रहे हैं। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 60 में आ गए, फिर PWD है। इस NHAI से अच्छा तो हमारे अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाती ना, ज़्यादा अच्छा रोड बनाती। इन्होंने सिर्फ कंपनी को फ़ायदा देने के लिए जो काम हमारे जैसे अटल जी ने शुरू किया था, आपको याद होगा, जो हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनते हैं, उसमें भी तो रोड बने पहाड़ में, उसमें क्यों नहीं शिकायत आई? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत रोड बनता है, जिसमें पहाड़ को कैसे काटना है, कितना बिछाना है, कितना टाइम। अब साहब, जिसको 1 साल में टाइम लगना है काम को, उन्होंने 1 महीने में करने की कोशिश की है। और हमारे 2 तो पूरा सत्यानाश कर दिया। मनाली का रोड, चंडीगढ़ मनाली और चंडीगढ़ से शिमला। और आप थोड़ा ये समझिए, हमारे 2 मेजर इकोनॉमी जो 5,000 करोड़ के आसपास सेब है और करीब इतना ही 5,000-6,000 करोड़ के आसपास हमारी हॉस्पिटैलिटी है, उसका बैंड बजा दिया है। पिछले महीने हमारा जो जुलाई का है 1% ऑक्यूपेंसी रेट इन दोनों बेल्ट में गया है। तो जिम्मेवारी इनकी है। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस, मैंने कहा है कि ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है साहब के मेरे से गलती हो गई, ये गलती बहुत ही मतलब क्रिमिनल है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो मैं SIT की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कल्पेबल होमिसाइड है। इनको मालूम था ऐसा हो सकता है। और अभी बहुत सारे इंजीनियर्स कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रेस बदल दी। ओरिजिनल ट्रेस में जो रोड था वो कहीं और से था, लेकिन NHAI ने इसको सिर्फ जल्दी दिखाने के लिए ये नहीं देखा कैसा स्टेटा है। और साहब, ये हिमालय पर्वत है जिसमें अभी भी प्लेट मूवमेंट चल रही है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आपने कहा हिमालय पर्वत है, जरा उस पर्वत को दिखा देते हैं टिकैत साहब। आइए जरा PCR दिखाइए। देश के दुश्मनों को रोकने वाला हिमालय पर्वत 3 रेंज में बटा हुआ है। वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। ये आया आपके सामने। आप इधर आइए, इधर आइए। देखिए, ग्रेट हिमालय रेंज, लेजर हिमालय रेंज और शिवालिक श्रृंखला जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हम इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं कि हिमालय पर्वत पूरी दुनिया में सबसे नए पर्वतों में से एक माना जाता है। यानी यूं कहें तो कच्चा पहाड़, आनंद साहब गलत होगा तो सही कर दीजिएगा, जिसकी मिट्टी अभी पत्थरों पर जम नहीं पाई है। ऐसे में हो रहे ताबड़तोड़ विकास हिमालय के लिए दुश्मन से कम नहीं है तो क्या है? इन भुरभुरे पहाड़ों पर ये जो जितनी दबाव डाल दिया गया, आनंद साहब, क्या ये इसका कारण नहीं है? बिल्कुल। हिमालयस आर ए वेरी फ्रेजाइल माउंटेन रेंजेस, और उसमें आप अंधाधुंध विकास करेंगे तो रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा आपको। तो अनसाइंटिफिक जो डेवलपमेंट हो रही है, विजन, लैक ऑफ विजन, उसके चलते सब गड़बड़ हो रही है। जैसे कहा कि जियोलॉजी का सर्वे, अब ब्रिटिशर्स ने भी सड़कें बनाई, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स शिमला में बनाई हैं, आप देखिए उन बिल्डिंग्स को, तो आज भी वो बिल्डिंग वैसे की वैसी खड़ी हैं। तो हमारी बनाई हुई बिल्डिंग्स और हमारी बनाई हुई सड़कें इतनी जल्दी क्यों टूट जा रही है? क्योंकि यदि, और ग्लोबल वार्मिंग, जैसे जोशी जी कह रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनकी बिल्डिंग्स भी गिरनी चाहिए थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई, वो तो नहीं गिर रही है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसमें कोई गड़बड़ है, या तो अनसाइंटिफिक ढंग से ये बनाया जा रहा है, जियोलॉजिस्ट को, इंजीनियर्स को कंसल्ट नहीं किया जा रहा ढंग से, और दूसरी जगह कि जो डूब का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, या वनरेबल जो एरियाज हैं, वहां पर डेवलपमेंट की जा रही है, और वो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो ही मॉडल गलत है।